मांग की थी कि जो भारत सरकार बजटरी प्रोविजन के तहत 4,700 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं माइनॉरिटीज़ के लिए चला रही है और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए चला रही है, उसको रद्द किया जाए। और वो योजनाएं इस प्रकार से थीं कि जैसे वफ़ की संपत्ति को इंटरेस्ट फ्री लोन देना, यूपीएससी की कोचिंग के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोचिंग में लाभ देना, ऐसे करके विभिन्न तरह की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। उसका बजटरी प्रोविजन है 4,700 करोड़ का और इस बजट में वो बढ़ के 5,200 करोड़ रुपए हो चुका है। तो उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हमने कहा, और चुनौती देने का मुख्य मुद्दा ये था कि भाई ये टैक्स पेयर्स की मनी को आप एक धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं और ये आर्टिकल 27 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 27 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आप एक धर्म विशेष का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 27 का वायलेशन है। ये हमारा पहला ग्राउंड था चैलेंज का। और उस पिटीशन में हमने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 को भी चुनौती दी और हमने कहा कि भारत सरकार कोई ऐसा नियम नहीं ला सकती है स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो उनको एक अलग चश्मे से देखता हो, क्योंकि अगर आप नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 पढ़ेंगे तो उसमें ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि एक स्पेशल कमीशन बनेगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत और उनको एक स्पेशल चश्मे से देखा जाएगा, उनके लिए वेलफेयर योजनाएं लाई जाएंगी। तो जब हमने इन दोनों चीज़ों को चुनौती दी तो जस्टिस रोहिंटन नरीमन की कोर्ट में हमारा केस लगा था और उन्होंने इस पर नोटिस जारी किया। भारत सरकार की तरफ से वकील आए, अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। अब कोविड की वजह से 2 साल तक इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई और अब ये मामला जब 1 महीने पहले लगा था तो उसमें भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक अपना हलफनामा नहीं दाखिल किया है, जवाब नहीं दाखिल किया, आप इसमें अपना जवाब दाखिल करिए। जिसमें भारत सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और हम सब लोग शॉक हो गए भारत सरकार का जवाब पढ़ के, क्योंकि उसमें भारत सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे रिलाई किया है माइनॉरिटीज को 5,000 करोड़ रुपए देने के लिए। तो उसके बाद हमने इस बैकग्राउंड में हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी, ये कहते हुए कि भारत सरकार स्पेशल स्कीम्स माइनॉरिटीज के लिए नहीं चला सकती है और उसके लिए जो 5,000 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, सच्चर कमेटी को रिलाई कर रहे हैं उनको पैसा देने के लिए, ये असंवैधानिक है, ये हिंदू जनता के साथ भेदभाव है, उनके साथ उनका अपमान है और आर्टिकल 14 का वायलेशन है। अब सच्चर कमेटी अगर आप देखेंगे तो उसको अगर आप उस पर अभी जैसे कि हरिशंकर जैन साहब ने आपको विस्तृत रूप से बताया, हमारा कहना ये है कि सच्चर कमेटी खुद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सच्चर कमेटी 2005 में गठित होती है उसी समय गुजरात सरकार तब की सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट एफिडेविट देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है। उस सरकार से जुड़े हुए लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं। तो आज वो जब ये एफिडेविट देते हैं आपके केस के मामले में कि ये हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कर रहे हैं, क्या ये कंट्रोवर्शियल नहीं नजर आता है? मुझे लगता है ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है। और एक बात मैं बहुत लोगों से सुनता आ रहा हूं और उनके आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग कहते हैं कि सरकारें तो देश अपने हिसाब से चलाती हैं, जब तक लोग जागृत नहीं होंगी सरकारें अपना काम करती रहेंगी। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये बताने का कि अगर सरकारें अपने ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के हिसाब से, ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से चलती रहेंगी तो कैसे एफिडेविट्स फाइल होंगे। मैं किसी लीडर पे, किसी प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो अपना काम करते हैं, उनके अपने विजन होते हैं, पर बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी होती है कि जो गलत ब्रीफिंग करती है। और ये जिस तरह से एफिडेविट फाइल हुआ है, मैं समझता हूं ये घोर निंदनीय है। भारत सरकार को ये एफिडेविट नहीं फाइल करना चाहिए था। ये हिंदू जनता, उनकी आस्था, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और ये सरकार मैं बहुत अथॉरिटी से कह सकता हूं, कभी भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे रिलायंस प्लेस नहीं कर सकती। तो सच्चर कमेटी पे रिलायंस प्लेस करना बहुत बड़ा अपने आप में हिंदू जनता के साथ अपमान है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। सच्चर कमेटी जो मनमोहन सिंह ने बनाई थी इस परिप्रेक्ष्य में कि इस देश के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का हो, उस परिप्रेक्ष्य में एक पीएमओ द्वारा जारी की हुई कमेटी
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके अलावा आप एक धर्म विशेष को अलग चश्मे से नहीं दे सकते। अभी जैसे मेरे सीनियर मिस्टर हरिशंकर जैन साहब ने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि जिन माइनॉरिटीज ने देश का बंटवारा कराया वो माइनॉरिटी कैसे। बिल्कुल। पंडित नेहरू ने उस संविधान सभा में कहा था कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को एक साथ मिलकर रहना है। तो माइनॉरिटी को अलग चश्मे से देखना खुद में असंवैधानिक है। आर्टिकल 29-30 में ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी है। लोग ये मानते हैं कि आर्टिकल 29-30 होना ही नहीं चाहिए। आज कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म जिसको आज प्राइम में स्थान मिला हुआ है हमारे संविधान के अंदर, उसका भी ये विरोध करता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। और जो बात आपने कही है यही बात संविधान सभा में के एम मुंशी और एस सी मुखर्जी ने कही कि जब आप सेकुलर वर्ड सेकुलरिज्म मान रहे हैं, आर्टिकल 14-15 दे रहे हैं, तो आप माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स नहीं दे सकते। धार्मिक माइनॉरिटीज को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। पर हमारा ये दुर्भाग्य है, इस देश की विडंबना है कि देश के बंटवारे के बाद जो धर्म के आधार पे हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे लोगों को अल्पसंख्यकवाद के नाम पे स्पेशल स्कीम दी जा रही है, स्पेशल कमीशन बनी हुई है, स्पेशल मिनिस्ट्री बनी हुई है, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी इस देश की विडंबना। और मुझे लगता है कभी ना कभी इस देश की सरकारों को और इस देश के समाज को जागृत होकर एक स्वर से एक रूप में कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकवाद खत्म किया जाए। आज जो सरकारें हैं राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं, ऐसा एक सभी लोगों का मानना है, हमारा भी मानना है। उस दिशा में बढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अड़चनें आ रही हैं और लोग अपनी कुंठा को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। आपने पिटीशन फाइल की, एक उद्देश्य था कि सरकार इस दिशा में पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। इस तरीके के जब एफिडेविट आते हैं तो सरकार के लोगों से कहीं या कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल वगैरह होते हैं उनसे कोई चर्चा होती है इस विषय पे आपकी? नहीं, देखिए हम तो इसमें याचिकाकर्ता पक्ष है जी। और विधि में या एक जिसे कह सकते हैं इन ऑल फेयरनेस हमारा ये राइट भी नहीं बनता है कि हम अपने केस में अपोजिट पार्टी के वकील से बात करें। और वो बहुत सीनियर भी हैं, मेरा उनसे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। हम अपनी बात याचिका से माध्यम से, हलफनामे के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं अपनी इस छोटी से फील्ड में कि लोगों को जागृत करें, उनके अंदर जन चेतना पैदा करें कि वो सरकारों से सवाल पूछें कि आप सच्चर कमेटी पे रिलाई कैसे कर सकते हैं और आप माइनॉरिटीज को 5,000 करोड़ रुपए देके स्पेशल स्कीम्स कैसे चला सकते हैं। क्या आज एक ब्राह्मण का बच्चा, आज एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा, आज एक वैश्य का बच्चा, आज एक क्षत्रिय का बच्चा, उसको जरूरत नहीं है यूपीएससी में कोचिंग के लिए स्पेशल पैसे की? क्या आज ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को जरूरत नहीं है इंटरेस्ट फ्री लोन की? तो एक धर्म विशेष को आप स्पेशल चश्मे से देखते हैं, ये आप उस देश को वहीं पे ला रहे हैं और ये एक बहुत इविल डिजाइन है जिससे आप देश को दोबारा सेकंड बंटवारे की ओर बढ़ा रहे हैं और उनको वो राइट दे रहे हैं जिसकी वो हकदार नहीं है। जी। एक अभी राज्यसभा में माननीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कल ही कहा कि तकरीबन 3,000 के करीब PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी। आपको क्या लगता है कि इतनी PIL पेंडिंग है और सभी में जनहित के मुद्दे तो होंगे ही जी, तभी वो कोर्ट में पेंडिंग है, नहीं तो डिसमिस हो चुकी होती। सही बात। उनकी डिस्कशन क्या सिर्फ PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए या संसद को भी इन PILs पर कुछ सोचना चाहिए? आपका पर्सनल व्यू में जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों के पास इस समय मीडियम खत्म हो चुका है अपनी बात रखने का। हिंदू समाज ऐसा नहीं है जो अराजक है, जो सड़कों पे जाके चक्का जाम करके रोड पे अपनी बात कहने पे विश्वास रखता है, वो संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास रखता है। और इस समय मैं क्षमा करिएगा, दुर्भाग्य है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट के अलावा जाके कहीं और अपनी बात रखे। और अगर इस देश के लॉ मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि 3,000 PIL पेंडिंग है और उस पर संसद पे डिस्कशन होना चाहिए या एक स्पेशल कमेटी बने जिनके सामने हम अपनी बात रखें, जो हमारी बात को स्पष्ट रूप से सुने और स्वतः बहुत सी चीजें भारत सरकार खत्म कर सकती है वो अगर खत्म करे तो मुझे लगता है इससे न्यायालय का भी बर्डन, न्यायालय पे जो बर्डन पड़ रहा है वो भी खत्म होगा और भारत सरकार भी एक पॉजिटिव पहल करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सच्चर कमेटी चैलेंज की।
अगर आज एक पार्लियामेंट एक कमेटी गठित करे और कहे आप अपनी बात यहाँ रखिए और हम रखें, और उसके बाद उनको लगे कि हाँ ये सही बात है, जो चीज सही है उसको मानने में क्या गलत है? बिल्कुल ठीक। अगर सही बात है तो हम उसको हम खुद खत्म करना ही चाहिए। तो उससे कोर्ट का टाइम भी बचेगा, लोगों में भी इस देश के सरकार के प्रति और ज्यादा विश्वास पैदा होगा कि ये सरकार रूटीन सरकार नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाली सरकार है। 2001-2 में वेंकट चलैया कमीशन वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। उनकी रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की थी काफ़ी मेहनत से, और बड़ा प्रोमिनेंट कमीशन था जी। वो रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में है जी। आपका उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है? क्या सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए? देखिए, कमिटी वेंकट चलैया साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं, बहुत लर्नेड आदमी रहे, हम सबके बहुत सर्वमान्य हैं, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है सरकार को, और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हैं लॉ कमीशन की जो इस समय लॉ मिनिस्ट्री में और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में पड़ी हुई हैं, धूल खा रही हैं, उन सबको खंगाल के देखना चाहिए, क्योंकि लीगल प्रोसेस एक एवरग्रीन प्रोसेस है, हमेशा नई चीज़ें आती रहती हैं जिसमें लॉ में अपने आप लोगों को चेंजेस लाने चाहिए। और इस देश में जो पार्लियामेंट है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जब तक वो कमीशंस की रिपोर्ट को, पीएचडी होल्डर्स की रिपोर्ट को, उनकी रिसर्च को अपनाएगी नहीं, कंसिडर नहीं करेगी, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उसी ढर्रे पे चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो जस्टिस बोबडे साहब थे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि आप नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से पिटीशन की कॉपी दूसरे को दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेनेसांस था, ये एक बहुत बड़ा रेनेसांस था लीगल सर्किल में, क्योंकि अगर मुझे अपनी पिटीशन की कॉपी देनी थी, मैं फोटोकॉपी कराता, कोरियर करता, 1 महीना मुझे वेट करना पड़ता कि मेरी सर्विस हो जाए कि नहीं, और अगर सर्विस कोई नहीं लेता तो मुझे नोटिस चस्पा करना पड़ता, ऑर्डर 5 जो सीपीसी में व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है, उसको मुझे पालन करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा रेनेसांस था कि आप कॉपी, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑपोजिट पार्टी को मेल के माध्यम से दे सकते हैं और वो उसको कैरी आउट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, जैसे वर्चुअल कोर्ट्स बनी है, आज कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उसके लिए स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। तो ये सरकारों को सोचना होगा, और ये लॉ मिनिस्टर और ये लॉ मिनिस्ट्री का विशेष जुडिशन है जो इस पे देखे, बहुत सारे लॉयर्स हम जैसे, आप जैसे इंक्लूड होके अपने सजेशंस दे सकते हैं, पर अगर काम करना चाहें तो इस देश में आमूल चूल परिवर्तन किए जा सकते हैं, और आवश्यकता है, पब्लिक फील कर रही है जी। धन्यवाद विष्णु जी आपका। आज हमारे चैनल पर विष्णु जी ने जो बातें बताई हैं, एक युवा अधिवक्ता और एक एक्सपीरियंस अधिवक्ता, दोनों का मिला जुला विजन आपके सामने है। विचार करना चाहिए, कोर्ट में जो काम कर रहे हैं अधिवक्ता, उनको दोष देने से काम नहीं चलेगा, कोर्टों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। व्यवस्था में जो सुधार की आवश्यकता है, जो संसद के माध्यम से होनी है, संसद सदस्यों को विचार करने की आवश्यकता है, और उनको सोचना चाहिए हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद में चर्चा नहीं हो रही है। अगर सांसद चर्चा नहीं करेंगे तो जनता सड़कों पर इस चर्चा को लेकर आएगी। ये आपसे अपेक्षा है, अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर अपेक्षा है कि इस पे विचार करें, और इस चर्चा को आज सड़कों पर लाने का समय आ गया है। सांसदों को विचार करना चाहिए कि संसद में चर्चा क्यों नहीं, संसद में काम क्यों नहीं। जय हिंद, जय भारत।